हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की नदियों के संदर्भ में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना था केन नदी और उसकी सहायक नदियां और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश की बाकी बची हुई नदियों को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जब हम केन नदी की बात करते हैं तो केन नदी जो है वह मध्य प्रदेश के केन नदी जो है कटनी जिले की रीठी तहसील से निकलती है और इसके बाद ये पन्ना और छतरपुर जैसे जिलों में बहती है और इसके बाद यह पवई सिंचाई परियोजना का निर्माण करती है। केन नदी के बारे में अन्य तथ्य देख लेते हैं। कटनी जिले की रीठी तहसील की कैमूर पर्वत श्रृंखला से केन नदी का उद्गम होता है। इसे कर्णावती, दीर्णावती, श्रवेणी और पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान जब हम पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेगा कि पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो केन नदी को। पांडव जलप्रपात, गाथा जलप्रपात और रनेह जलप्रपात जो है वो केन नदी के अंदर बना हुआ है, केन नदी पे बना हुआ है। पांडव जलप्रपात जो है ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जलप्रपात है। केन नदी के किनारे स्थित अजयगढ़ के किले को मदर ऑफ खजुराहो कहा जाता है। मदर ऑफ खजुराहो क्यों कहा जाता है? स्थापत्य कला के लिए इसे मदर ऑफ खजुराहो भी कहा जाता है। केन नदी में शजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है। यह अजयगढ़ से बांदा जो है वो राजस्थान के पास है, तो अजयगढ़ से बांदा के मध्य में मिलता है। जब हम बात करते हैं शजर नाम के पत्थर की, तो जो ये शजर नाम का पत्थर ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और किस कारण फेमस है? तो ये अपनी कलाकृति के कारण फेमस है। ऐसा लगता है जैसे कि देखिए ये बह रही है केन नदी और ये है शजर पत्थर। शजर पत्थर ऐसा लगता है जैसे कि नदी ने इस पत्थरों के ऊपर कोई कारीगरी की हो, शैवाल वगैरह अंदर डाले होंगे। आपने देखा होगा कि आजकल ऐसी बहुत सारी डिज़ाइन चल रही है जो कि सेलाइम में की जाती है, बहुत सारे लिक्विड्स में की जाती है, लेकिन ये एकदम ओरिजिनल पत्थर है। और इस पत्थर में ये जो पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरी की पूरी डिज़ाइन नदी में ही होती है। प्राकृतिक पत्थर है ये पूरे के पूरे, और इस कारण से ये पत्थर बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य पत्थर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन पत्थरों को लेकर लोग हज करने भी जाते हैं क्योंकि इन्हें बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य माना जाता है और खुदा के एक तोहफे के रूप में भी देखा जाता है। तो इस पत्थर का नाम है शजर पत्थर जो कि केन नदी में मिलता है। केन नदी की परियोजनाओं की बात करें तो केन नदी एक परियोजना बनाती है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, वो है उर्मिल सिंचाई परियोजना। इसके अलावा में रंगावा बांध, गंगाऊ बांध, बरियापुर सिंचाई परियोजना और पवई सिंचाई परियोजना केन नदी पर स्थित है। इन परियोजनाओं से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। पहला है गंगाऊ बांध। गंगाऊ बांध जो है यह परियोजना केन और शिमरी नदी के संगम पर स्थित है। रनगवा बांध इस परियोजना को बमीठा खजुराहो में वर्ष 1957 में बनाया गया था। बरियापुर सिंचाई परियोजना, यह परियोजना छतरपुर जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उर्मिल सिंचाई परियोजना ये महत्वपूर्ण हो जाती है, इस पे आपको ध्यान देना है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना उर्मिल नदी पर स्थित है जो कि केन की सहायक नदी है। इसके बाद पवई सिंचाई परियोजना, यह परियोजना पन्ना जिले में स्थित है जो कि केन नदी पर स्थित है। काली सिंध नदी, देखिए काली सिंध नदी की हम जब बात करते हैं तो आपको पता होगा कि सारंगपुर जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है यह काली सिंध नदी के किनारे ही स्थित है। तो इसका उद्गम देवास जिले से होता है। इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। सोनकच्छ और काली सिंध दोनों जो शहर हैं ये दोनों बहुत फेमस है और ये काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। समाप्ति की बात करें तो इसकी समाप्ति कोटा में होती है जो कि चंबल नदी में मिल जाती है आगे चलकर। कुंडलिया सिंचाई परियोजना काली सिंध नदी बनाती है और यह सिंचाई परियोजना काली सिंध नदी पर स्थित है। यह परियोजना प्रदेश में राजगढ़ और आगरमालवा की सीमा पर स्थित है। अर्थात प्रदेश में जो राजगढ़ और आगरमालवा जिले हैं इन दोनों जिलों की मेन सीमा पर यह परियोजना स्थित है। फिर आगे देखते हैं शिप्रा नदी। जब शिप्रा नदी की हम बात करते हैं तो आपको पता होगा शिप्रा नदी को पुण्य सलीला, कनक श्रृंगा आदि नामों से भी जाना जाता है। शिप्रा नदी को ही कहीं कहीं अवंती भी कहा जाता है। जो शिप्रा नदी है वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, पुण्य और अच्छी नदी मानी जाती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि शिप्रा नदी के किनारे ही महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। इसके अलावा इस नदी का उद्गम इंदौर जिले की महू तहसील के अंतर्गत हुआ था। पहाड़ी की बात कर लेते हैं तो इसका उद्गम जो है वो काकड़ी बड़ेली की पहाड़ी से हुआ है।
इसके अन्य नाम कनकश्रृंगा, मालवा की गंगा, अवंती और पुण्य सलीला है। समापन मंदसौर जिले में यह चंबल नदी से मिल जाती है और चंबल आगे जाकर यमुना से मिलती है। सहायक नदियां खान और गंभीर नदी है। देखो शिप्रा की जो सहायक नदी है जिसका नाम है खान नदी, और ये खान नदी जो है इसी के किनारे इंदौर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। और ये खान नदी जो है इसे ही कहीं कहीं कान्ह नदी भी कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा प्रदूषित नदी है। शिप्रा में हम बात कर लेते हैं कि शिप्रा जो है चंबल में आगे चलकर मिल जाती है। ये है शिप्रा नदी और शिप्रा नदी के तट पर ही आपको महाकालेश्वर मंदिर दिखाई दे रहा है। ये जो है महाकालेश्वर मंदिर के दिन का सीन है और ये जो वाला है जो है ये रात का सीन आपको दिखाई दे रहा है। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, देखिए शिप्रा नदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी नदी है और बहुत ही ज़्यादा छोटी नदी होने के कारण परंतु इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। शिप्रा नदी का महत्व कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो पौराणिक रूप से एक विशेष प्रकार की दंत कथा के आधार पर मानी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है भगवान विष्णु के ब्लड से या फिर भगवान विष्णु के रक्त से हुई है। और कहीं कहीं इसे इत्री ऋषि के द्वारा भी माना जाता है कि इत्री ऋषि की भुजाओं से इसकी उत्पत्ति हुई है। शिप्रा नदी का विलुप्त होना जाना हमारे लिए बहुत ही खतरे की बात थी और उस विलुप्त होने से शिप्रा नदी को बचाने के लिए शिप्रा नदी का पुनः जीवन शुरू करने के लिए या फिर उन्हें पुनः जीवन देने के लिए शिप्रा नदी में नर्मदा नदी का जल मिलाया जा रहा है और जिसे ही नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना कहा गया है। तो इस परियोजना का प्रारंभ 29 नवंबर वर्ष 2012 से हुआ था और इस परियोजना के तहत शिप्रा नदी में नर्मदा नदी का जल मिलाया जा रहा है और उसे पुनः जीवन दिया जा रहा है। शिप्रा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख स्थल की जब हम बात करते हैं तो शिप्रा नदी के किनारे जो प्रमुख स्थल बचे हैं वो सारे के सारे उज्जैन जिले के अंतर्गत आते हैं। जैसे सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में स्थित है शिप्रा नदी के किनारे। राम घाट, यह वही घाट है जब सिंहस्थ होता है ना तो यहीं पर शाही कुंभ आयोजित किया जाता है, शाही स्नान आयोजित किया जाता है। काल भैरव मंदिर जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है उज्जैन का और यहाँ पर भगवान को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। सांदीपनी आश्रम, यह वह आश्रम है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भ्राता बलराम जी के साथ में ज्ञान की प्राप्ति ली थी और यहीं पर उन्हें सुदामा से उनकी मित्रता भी हुई थी। भ्रंथहरि की गुफाएं, राजा भ्रंथहरि के गीत आज भी मालवा में गाए जाते हैं और राजा भ्रंथहरि की जो गुफाएं हैं वो भी शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन जिले में स्थित है। कालिया देह महल और मंगलनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का आध्यात्मिक बिंदु भी माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये सारे जो स्थल हैं सारे के सारे स्थल शिप्रा नदी के तट पर स्थित हैं। फिर आता है हमारा सिंध नदी। सिंध नदी के उद्गम की बात करेंगे। सिंध नदी का उद्गम विदिशा जिले से होता है, तहसील लगती है सिरोंज। पर्वत श्रेणी की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होता है। लंबाई इसकी लगभग 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में महुअर, पार्वती, पहुज और पुष्पावती नदी स्थित है। जलप्रपात की बात करें तो पावा, भूराखो, सनकुआ और सुल्तानगढ़ जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। देखिए जो सनकुआ जलप्रपात है ना, इसका जो सनकुआ नामक का एक मेला भी लगता है जो कि दतिया जिले के अंतर्गत लगता है। फिर आता है माही नदी। माही नदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं, भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा काम करती है जो है कर्क रेखा को दो भागों में 2 बार काटना, कर्क रेखा को 2 बार काटना। तो माही नदी जो है इसका उद्गम धार से हुआ है। तहसील लगती है सरदारपुर। सरदारपुर के अंतर कौन सी झील है तो मेहद झील है। गांव कौन सा है तो मेड़ा गांव से। सहायक नदियों की बात करें तो माही नदी की सहायक नदी है जाखम और सोन नदियां। उपनाम की बात करें तो इसे महती और पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। देखिए ये आएगा पृथ्वी की पुत्री। माही नदी जो है ना ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है क्योंकि कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच से गुजरती है। तो माही नदी एक बार इसको यहाँ काटती है और एक बार और इसके बाद में काटती है। तो 2 बार कर्क रेखा को काटने वाली नदी जो है वो माही नदी है।
माही नदी पर बांधों की बात कर लेते हैं। तो माही नदी पर पहला जो बांध है वो है जाखम बांध। यह माही नदी पर स्थित बांध है, साथ ही साथ में यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। देखिए जैसे आप जाखम बांध की बात कर रहे हैं ना, ये है जाखम बांध, तो ये राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा मतलब ऊपर उठा हुआ बांध। फिर बात करेंगे बजाज सागर बांध की, तो बजाज सागर बांध जो है यह माही नदी पर स्थित है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। तो ये है बजाज सागर बांध और इसकी आप लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं। तो यह जो है यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसका नाम है बजाज सागर बांध। किस नदी पर है, तो माही नदी पर स्थित है। क्वेश्चन आपसे दोनों बन सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध और सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है, माही नदी पर स्थित है। नाम क्या क्या है, तो एक का नाम है बजाज सागर और दूसरे का नाम है जाखम बांध। फिर बात करते हैं कंढाना बांध की। यह गुजरात में है, माही नदी पर स्थित है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विशेष, माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये बात हम देख चुके हैं। माही नदी अरब सागर में समाप्त हो जाती है, अरब सागर में गिरती है। तवा नदी, तवा नदी जो है यह नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। तवा नदी का जो उद्गम है वो जिला होशंगाबाद से होता है। तहसील की बात करें, तहसील इटारसी लगती है। पहाड़ी की जब हम बात करते हैं तो कालीभीत पहाड़ी महादेव पर्वत श्रृंखला से तवा नदी का उद्गम होता है। तवा बांध, यह बांध तवा नदी पर 1958 में होशंगाबाद में प्रारंभ किया गया था। यह होशंगाबाद होगा, होशंगाबाद में प्रारंभ किया गया था। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य का कुछ भाग इस क्षेत्र में आता है। आपको याद रखना है जो तवा बांध है ये कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। कब प्रारंभ किया गया, 1958 में प्रारंभ किया गया। समापन, तवा नदी का समापन बाणभद्रा में नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत होता है। यह है तवा नदी। फिर बात कर लेते हैं टोस नदी की। टोस नदी जो है इसका उद्गम सतना जिले के अंतर्गत होता है, कैमूर पहाड़ी से, और जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अन्य नाम इस टोस नदी को तमसा या तओना भी कहा जाता है। सहायक नदियों की बात करते हैं, बीहड़, महाना और ओदा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। टोस नदी पर रीवा जिले में पूर्व जलप्रपात स्थित है। अवसान की बात करें मतलब कहां पर समाप्त होती है, तो टोस नदी प्रयागराज के में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो टोस नदी कहाँ समाप्त हो रही है, प्रयागराज में सिरसा नामक स्थान में गंगा में मिल जाती है। यह है टोस नदी। देखिए सारी नदियां जो हैं देखने में एक जैसी ही लगती है, आपको खुद से अंतर डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ बांध याद रखने, कौन कौन सी बांध किस किस नदी पर स्थित है और कहाँ कहाँ से इनका उद्गम हुआ है। बीहड़ नदी, बीहड़ नदी का जो उद्गम है वो सतना जिले के अमरपाटन नामक स्थान के खमरखेड़ा गांव से हुआ है, और कहीं कहीं इसे अमरपाटन और कहीं कहीं अमरपाट भी कहा जाता है। तो खमरखेड़ा नामक गांव से हुआ है बीहड़ नदी का उद्गम। जलप्रपात की बात करेंगे, चचई जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात और केवटी जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर स्थित है। इनमें से जो बहुटी जलप्रपात है ना, ये वाला, यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वर्तमान में। चचई की बात करेंगे, चचई जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है और इसे मध्य प्रदेश का नियाग्रा भी कहा जाता है। नियाग्रा क्यों, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चौड़ा जलप्रपात होने के कारण इसे मध्य प्रदेश का नियाग्रा कहा जाता है। बहुटी जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रीवा जिले में स्थित यह जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है। केवटी जलप्रपात जो है वो महाना नदी पर स्थित है, और अगर महाना ऑप्शन में ना हो तो आपको पता है कि आपको बीहड़ नदी लगाना है, क्योंकि महाना जो है वो बीहड़ की सहायक नदी है। ये देखिए, ये आपको जलप्रपात दिखाई देंगे, तो यहाँ पे ये जो जलप्रपात आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा बहुटी जलप्रपात, और ये जो जलप्रपात आपको दिखाई दे रहे हैं ये जलप्रपातों के ग्रुप है। वेनगंगा नदी, वेनगंगा नदी बहुत ज़्यादा फेमस नदी है, यह बालाघाट में बहुत ज़्यादा जानी जाती है। वेनगंगा नदी का उद्गम जिला सिवनी से हुआ है। पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव श्रेणी से इस नदी का उद्गम होता है। वेनगंगा नदी को सिवनी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 570 वर्ग किलोमीटर है। ये देखिए, ये है वेनगंगा नदी। इसके उद्गम की बात हमने कर ली, सिवनी से इसका उद्गम होता है, फिर उसके बाद ये बालाघाट में जाती है और अन्य जिलों में जाती है, छिंदवाड़ा जैसे जिलों में, और अंत में यह जब वेनगंगा नदी
अपने वर्धा के साथ मिलती है तो आगे चलकर एक संगम बनाती है जिसको कहा जाता है प्राणहिता संगम, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये महाराष्ट्र में बनाती है। बेनगंगा नदी पर एक बांध है जिसे कहा जाता है भीमगढ़ बांध, या इसी का दूसरा नाम है संजय सरोवर बांध या फिर कीचड़ बांध। यह जो है यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और इसकी स्थापना वर्ष 1972 में सिवनी जिले में छपारा नामक स्थान में की गई थी। वेनगंगा नदी की समाप्ति की बात करते हैं, यह नदी महाराष्ट्र के भंडारा जिले में वर्धा नदी से मिल जाती है और वेनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता भी कहा जाता है। वर्धा नदी के उद्गम की बात करें, इसका उद्गम बैतूल जिले से होता है, तहसील लगती है मुल्ताई और वर्धन शिखर से इसका उद्गम होता है। लंबाई 525 किलोमीटर है क्योंकि ये महाराष्ट्र में जाकर हमने देखा वेनगंगा नदी से भी मिल रही है। सहायक नदी इसकी सीधे सीधे वेनगंगा नदी है। आवसन की बात करते कहाँ समाप्त होती है तो यह महाराष्ट्र में समाप्त हो जाती है। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले की आष्टा तहसील से होता है। इसका समापन चंबल नदी में हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें पूछा जाता है कि नदी और उनके किनारे बसे शहरों के बारे में। नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, महेश्वर, पुनासा, जबलपुर, नरसिंहपुर और बड़वानी। चंबल नदी के किनारे महू, श्योपुर, रतलाम, मुरैना। बेतवा नदी के किनारे है ओरछा, सांची, गुना और विदिशा। ताप्ती नदी के किनारे बसा है मुल्ताई और बुरहानपुर। पार्वती नदी के किनारे शाजापुर, आष्टा, राजगढ़। कालीसिंध नदी के किनारे बागली, सारंगपुर, देवास और सोनकक्ष। खान नदी के किनारे इंदौर। सिंध नदी के किनारे शिवपुरी और दतिया। तवा नदी के किनारे पचमढ़ी, शिवना, मंदसौर, माही, धार, छिप्रा, उज्जैन। ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए आप कैसे समझना है। अमरकंटक अर्थात वह क्षेत्र जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। होशंगाबाद की बात करते हैं, ये वो स्थान है जहां पर पचमढ़ी बसा हुआ है जो कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। नेमावर की जब हम बात करते हैं तो ये नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहलाता है। महेश्वर की बात करते हैं तो खरगोन जिले के अंतर्गत आता है और इसके अलावा इसकी स्थापना अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा की गई थी और यहाँ पर स्थित एक घाट है जिसका नाम है अहिल्या घाट, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा घाट भी है और यहीं से निमाड़ उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। जबलपुर की जब हम बात करते हैं तो जबलपुर शहर पूरा का पूरा नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के तिलवारा घाट, लमेठा घाट आदि घाट बहुत ज़्यादा फेमस है नर्मदा नदी के लिए। जबलपुर में ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है जो कि भेड़ा घाट पे स्थित है और संगमरमर की चट्टानों के लिए जबलपुर बहुत ज़्यादा जाना जाता है। नरसिंहपुर की बात करते हैं तो नरसिंहपुर ये वो शहर है जो कि गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही साथ में नरसिंहपुर से ही रजनीश ओशो मतलब आचार्य ओशो का संबंध रहा है और उनकी कर्मस्थली भी रही है नरसिंहपुर का गाडरवाड़ा। फिर बात कर लेते हैं बड़वानी जिले की। बड़वानी वह जिला है जहाँ पर हम देखते हैं कि कपास वगैरह का उत्पादन होता है। चंबल महू की जब हम बात करते हैं तो महू इंदौर जिले की एक तहसील है। महू वही क्षेत्र है जहां पर पाताल पानी जलप्रपात है। यहां से चंबल नदी और शिप्रा नदी का उद्गम होता है। ये वो क्षेत्र है जो कि भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। इसके साथ साथ में मामा तात्या भील की समाधि महू में स्थित है। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक हेरिटेज ट्रेन चलती है, किसके लिए? पर्यटन के लिए। श्योपुर की बात कर लेते हैं तो श्योपुर वैसे भी कृषि के लिए थोड़ा ज़्यादा फेमस है, उत्तरी जिला माना जाता है। रतलाम में रतलामी सेव बहुत ज़्यादा फेमस है और रतलामी सेव को ही भीलड़ी सेव भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो रतलामी सेव है उसके निर्माण की विधियां हमें भीलों से प्राप्त हुई है, इस कारण से इसे भीलड़ी सेव भी कहा जाता है। मुरैना जिले की हम बात करते हैं तो मुरैना जिला वही जिला है जो कि सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन के लिए जाना जाता है। मुरैना जिले में ही सबसे ज़्यादा चंबल नदी अपना अपर्दन करती है जो कि अवनालिका अपर्दन होता है और इससे ही बीहड़ों का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं ओरछा जिले की। ओरछा जिले जो है वो निवाड़ी जिले की एक तहसील है। ओरछा बहुत ज़्यादा फेमस है और इसे साथ ही साथ में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करके रखा गया है। ओरछा में ही रामायण कला संग्रहालय बनाना सुनिश्चित किया गया है।
सांची की बात करते हैं। सांची रायसेन जिले में स्थित है और बहुत ज़्यादा फेमस है। सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पर सांची का स्तूप बनवाया गया है, जो कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। सांची स्तूप की बात करते हैं। सांची स्तूप की स्थापना जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा कराई गई। यहाँ पर महामोगलायन और सारिपुत्र घोषाल की अस्थियों को संरक्षित करके रखा गया है। यह रायसेन जिले के अंतर्गत आती है। नदी की बात कर लें, यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। फिर आता है हमारा गुना। गुना की जब हम बात करते हैं तो गुना मुख्यतः ग्वालियर के पास में स्थित है। इस कारण से ग्वालियर और गुना दोनों में ही कुछ फसलों का उत्पादन होता है, जो कि महत्वपूर्ण हो जाती है। विदिशा जिले की बात कर ले तो विदिशा में ऐसा कुछ खास है नहीं। मुल्ताई जो है ये बैतूल जिले में स्थित है और इसमें जो है ताप्ती नदी का उद्गम यहाँ से होता है। बुरहानपुर की बात करेंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुरहानपुर में ही असीरगढ़ का किला स्थित है और इसे ही दक्षिण की कुंजी कहा जाता था। बुरहानपुर वही क्षेत्र है जहाँ पे बाज बहादुर का शासन हुआ करता था। शाहजहाँपुर की बात कर लेते हैं तो शाहजहाँपुर जो है वह उज्जैन संभाग का जिला है और उज्जैन में जस्ट बाजू में लगता है देवास। शाहजहाँपुर एकदम लगे हुए जिले हैं। आष्टा की बात करें, आष्टा जो है वो एक तहसील है सीहोर जिले के अंतर्गत। बागली की बात करें तो बागली देवास के अंतर्गत आता है। सोनकक्ष की बात करें, सोनकक्ष बहुत ज़्यादा फेमस है और काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। इंदौर के बारे में आप जानते हैं, इसे मिनी मुंबई कहा जाता है। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। शिवपुरी और दतिया की बात कर लें तो इसके किनारे सिंध नदी के किनारे ये दोनों शहर बसे हुए हैं। पचमढ़ी की जब हम बात करते हैं तो पचमढ़ी प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन होशंगाबाद जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित, सतपुड़ा के अंदर भी महादेव पर्वत श्रृंखला के स्थित। और पचमढ़ी में एक जलप्रपात है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है रजत जलप्रपात। मंदसौर की बात करते हैं तो मंदसौर जो है वो शिवना नदी के किनारे स्थित है और मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ का एक मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और भगवान पशुपतिनाथ का जो ये मंदिर है, इस मंदिर को इस कारण से फेमस माना जाता है क्योंकि यह मध्य प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर है और इसकी तुलना सीधे नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। फिर माही नदी की बात कर, धार की बात करते थे। धार जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। धार में स्थित जो प्रीतमपुर है वो डेट्राइट है, मतलब सूखा बंदरगाह है मध्य प्रदेश का, इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। उज्जैन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है महाकालेश्वर के कारण और प्रसिद्ध नगरी भी मानी जाती है। सांदीपनी आश्रम भी यहाँ पर है। पौराणिक दृष्टि से भी उज्जैन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। इस प्रकार से हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर, प्रमुख शहर किस किस नदी के किनारे स्थित है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। हमने अब मध्य प्रदेश में बची हुई नदियों को देखा, नदियों के किनारे बसे हुए शहरों को देखा, नदियों को किस ट्रिक से याद करना है हमने वो ट्रिक भी देखी। इसके अलावा यदि अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में और भी चीज़ों को कवर करेंगे, बाकी चीज़ें हम MCQ में कवर करने वाले हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम लोग हैं यहाँ पे, आप कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। और इसके साथ साथ में अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो आप उसे सुधार सकते हैं कि मैम ये चीज़ गलत हो गई, हम उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।